सलीम संचवानी साहब, सारी सिचुएशन आपके सामने, फोन कॉल भी आपने सुना, शाह साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, माफी नहीं मांगी, कुछ अखबारों ने, कुछ न्यूज चैनल ने गलत खबरें चलाई हैं, उन्होंने कहा पहले फुटेजेस लाएं फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने माफी मांगनी या नहीं मांगनी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे मोहतरम आर्मी चीफ साहब के इस बयान से इख्तिलाफ करूंगा कि जो शरीयत को नहीं मानता वो पाकिस्तानी, हमारे यहाँ पे ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं और दीगर मज़हब के रहते हैं जिनको हम मुसलमान तो तस्लीम नहीं कर सकते मगर उनको पाकिस्तानी मानते हैं। या तो ये कह देते कि भाई तमाम गैर मुस्लिम जो है वो आज से पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि कोई भी गैर मुस्लिम हो वो शरीयत को नहीं मानता। और इस वक्त आप देखें तो शरीयत पे तो सबसे ज्यादा जो शरीयत की खिलाफवर्जी हो रही है वो हुक्मरान तबके में हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हो रही है, जो जिसके अंदर में IPP जैसे ऐसे अवाम दुश्मन मुआहदे किए गए, जिसमें बादनियात के ऐसे मुआहदे किए गए जिससे मुल्क को और मुसलमानों को और पाकिस्तानी मुसलमानों को और दीगर पाकिस्तानी शहरियों को भी इसका गाला भुगतना पड़ रहा है और पड़ रहा है। तो सर ये तो जो दूसरा बात कर रहे हैं, ये जो माफी की बात कर रहे हैं आप, तो देखें आप CCTV फुटेजेस की जो है, CCTV जो फुटेजेस है वो जो है उसको आप देख लें कि उसकी में किस तरीके से है। CCTV फुटेजेस आपने अभी तक दिखाई नहीं है कौम को, आप बताएं CCTV फुटेज में किस तरीके से वो अंदर दाखिल हुए, किस तरीके से उन्होंने शीशे तोड़े और किस तरीके से उन्होंने खान साहब को कुर्सी से धक्का दिया, किस तरीके से उन्होंने खान साहब के ऊपर डंडे बरसाए। और जावेद लतीफ साहब ने 9 मई के लिए इतराफ़ जुर्म कर लिया है। जावेद लतीफ साहब ने कहा जो 9 मई के में अदालत के अहाते में गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से जो रेंजर्स गई थी वो हमारे हुक्म पर गई थी। जब इनके हुक्म पर गई थी तो बुनियाद उन्होंने डाली 9 मई की गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से, और फिर उसके बाद में अपने जुर्म को छुपाने के लिए CCTV फुटेजेस भी जाया कर दी इन्होंने। तो वो CCTV फुटेजेस लाई जाए और जो जो उसको छुपाने के मुजरिम है उनको भी सजाएं दी जाए। और जो खान साहब के साथ जिन लोगों ने ज्यादती की है वो भी आए और बड़ा करे अपना दिल और माफी मांगे। मुस्लिम लीग नून के जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो दिल बड़ा करें और माफी मांगे कौन से कि भाई हमसे गलती हुई थी, आपके ऊपर जो जुल्म सितम हुआ 9 मई वाले दिन, आपको जो डंडे मारे गए, जो आपको कुर्सी से धक्का दिया गया, जो आपसे बदतमीजियां की गई और जिस तरीके से आपको घसीटा गया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं और आए मुल्क में इंसाफ के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम आपस में बैठ के बात करें और जो अवाम का हक है वो अवाम को लौटाएं। तो दावत दें खान साहब को, तो मुज़ाकरात होंगे और मुल्क आगे की तरफ जाएगा। मगर ये तो मुल्क को आगे की तरफ ले जाने के लिए तमाम एग्रीमेंट जो है इनके आप निकाल के देख ले, पाकिस्तान दुश्मन, अवाम दुश्मन, इससे पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा, फायदा नहीं पहुंचा। कुफर टूटा खुदा कर करके 1 साल खान साहब को जेल में हो गया और वो 1 साल से डटे हुए थे, लेकिन अब वो कहते हैं ना नतीजे आ रहे हैं स्क्रीन पर, अब वो कह रहे हैं फुटेजेस लाओ। क्या आपको लगता है कुछ अरसे बाद मुकाबला नया नहीं है, 1 साल के बाद नहीं कह रहे हैं, उससे पहले कई माह पहले भी ये बात हो चुकी है। अच्छा। ये नई बात नहीं है कि कमेटी की बात हुई थी, माफी जुडिशियल इंक्वायरी करें, जुडिशियल इंक्वायरी करें। जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है बताएं ना, क्यों छुपाया जा रहा है कौन क्यों यार, आर्मी की कौन सी इमलाक पे हमला हुआ, कौन सी आर्मी की इमलाक, किसी आर्मी की इमलाक पे चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने कहा था कौन सी आर्मी की, क्या कोर कमांडर आर्मी की तनसीबात है, GHQ नहीं है तो आर्मी की तनसीबात है। पाकिस्तान की हर इमारत जो है ना पाकिस्तानी कौम की, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की हर इमारत जो है ना वो पाकिस्तानी कौम की इमारत है, मतलब और उसको हिफाजत करना पाकिस्तान की आर्मी की और पाकिस्तान के पुलिस की और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है। तो उसको जिम्मेदारी कहाँ थे, वो कहाँ बांग्लादेश में आपको छोड़ के कहाँ भाग गए थे जिनकी जिम्मेदारी थी उसकी हिफाजत। बांग्लादेश में कमांडर साहब को अकेला छोड़ दिया गया था वहां पर, ये बात मैं 10 दफा कह चुका हूँ आपको और 10 दफा फिर मैं कहूंगा, अगर आप 10 दफा यही बात रिपीट बांग्लादेश में कमांडर आप साहब को किसके हुक्म पर वहां पे तैनात छोड़ा गया था। बांग्लादेश में एक स्टूडेंट ने सीना तान के कहा कि मुझे मारें गोली, और गोली मार दी गई जी। उस पे हसीना वाजिद ने कहा 24 अफराद को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। उस पे हसीना वाजिद ने 24 अफराद को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। हसीना वाजिद ने कहा कि मारे और मारे, इनको ऐसे ही मारें। तो फिर आज आपने देखा हसीना वाजिद और उसकी हुकूमत गई। तो सर ये गोलियां मारने वालों को सोचना चाहिए,
तो हमारे लोगों ने नहीं मारी 9 मई को सर, गोलियां हमारे लोगों ने नहीं मारी 9 मई को। 9 मई को 24 अफराद शहीद हुए, 24 अफराद 9 मई को मारे गए। वीडियो कहाँ है, कोई सबूत है? बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी बैठाए तो सबूत आएंगे ना सामने। जुडिशियल इंक्वायरी इसीलिए तो छुपाई जा रही है, जुडिशियल इंक्वायरी इसीलिए तो की नहीं जा रही है, ये पता है सारे सबूत आ जाएंगे। जो 24 अफराद जिनको शहीद किया गया उसके भी लवाकिन आई है, जिनको आज जोर जबरदस्ती इंक्वायरी नहीं जाने दिया गया, उनको तुमने गायब कर दिया गया, तुम्हारे बच्चों को गायब कर दिया गया, तुम्हारे खानदान को गायब कर दिया। लोग आ रहे हैं ना, आप क्यों नहीं निकल रहे? चले चले एक मिनट ठीक है, आगे आप शाह साहब। बलोचिस्तान में कितने सालों के बाद हो रहे हैं? तो आप निकले ना, कितने सालों के बाद बताए तो आपके 20 साल आप भी 20 साल सर, ये आप देख के आगे बढ़े। पहले सिर्फ बलोचिस्तान में ये चीज थी, तो उन्हें देख के आप आगे बढ़े ना। उसके बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज आई, अब पंजाब में भी ये चीज आ गई है। और सारे और बदमाशी गुंडागर्दी का ये चाम खत्म होना चाहिए। आवाम को हक मिलना चाहिए, आवाम के हकूक के मुताबिक एग्रीमेंट होने चाहिए। और जो आईपीपीएस के और दीगर जो मादियात के जो जाली एग्रीमेंट हुए जिससे आवाम को नुकसान पहुंचाया गया, वो तमाम खत्म किए जाए, वो तमाम खत्म किए जाए। जब हो जाए ना फिर बात कीजिएगा। अभी तक तो लूट रहे, वो करवाए, अभी तक तो लूट रहे, आप लोग अभी तक तो लूट रहे, मुआहदे अभी तक तो लूट रहे, अभी तक तो लूट रहे। मुआहदे करने वाले आप नून लीजिए, खत्म हो गए। मुआहदे करने वाले आप नून लीजिए। और 19 आपके निकले एग्रीमेंट भाई, उनके तो नहीं निकले। हमारे सामने आप लोग क्या है? आप बकवास कर ले, फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है सर। 1995 अच्छी बातें बकवास लगती है इनको। बात सुनो ना भाई, ये जो बात कर रहा हूँ, इंतशार फैलाते हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। बकवास कर रहे, खाली हवा में तीर छोड़ रहे। आप खोल के नेट पे चेक कर ले, गलत निकले तो मैं जिम्मेदार हूं। चेक कर लूं नेट पे, मैं आपको चेक करवा दूंगा। पहले बात सुनो, पहले आप सुनेंगे तो चेक करो। आप बताएं। पाकिस्तान की जरूरत 22,000 मेगावाट। हाँ ऐसे ही, ठीक है। एग्रीमेंट आईपीपीएस के 48,000 मेगावाट। चश्मा पावर प्लांट, कैनूब पावर प्लांट और थरका और दीगर पावर प्लांट से बिजली वो अलग। हमारे पास तमाम बिजली मौजूद। 2015 में जानी लोड शेडिंग की गई, नवाज शरीफ साहब के दौर में जानी लोड शेडिंग की गई और 25,000 मेगावाट बिजली के नए मुआहदे किए गए 2015 के अंदर। वो यानी ये समझ लें कि हमारे पास पूरा गिलास मौजूद है जिसमें हम पानी की पूरा जखीरा मौजूद है। हम आधा गिलास पानी भर रहे हैं, जखीरे में से नहीं उठा रहे हैं। और क्योंकि हमें लालच है वहां से कमीशन मिलेगा तो हम वहां से दूसरे जखीरा खरीद रहे हैं और उसमें से पानी डाल रहे हैं। ये काम उन्होंने कौम के साथ में किया है 2015 में, ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे डूब जाए और आने वाली गवर्नमेंट जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाए। मगर इसको पता नहीं थी कि आने वाली गवर्नमेंट अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तरफ से खान साहब जैसे ईमानदार लीडर के नसीब में आएगी, जो पाकिस्तान को तबाही से बचाएगा और मुल्क को आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक है। और जो उन्होंने छोड़ा तो उससे दुगना छोड़ के जाएगा। आगे आपको तो मैं नहीं जाऊंगा, पिना के आप लोग करते हो टोपी अल्लाह को जवाब देना बगैर मुझे लगता है क्या तकारीर ठीक थी? रियासत मुखालिफ तकारीर तो नहीं थी। ठीक है सलीम से चौधरी साहब, बांग्लादेश के हालात से हमारे हुक्मरानों को सबक नहीं लेना चाहिए? सर हुक्मरानों को सबक लेना चाहिए। जो ये 3 साल से ख्वाब देख रहे हैं कि हम मईशत को सही कर लेंगे तो सब आवाम हमारी तरफ हो जाएगी। जुल्म और सितम, मईशत तो हसीना वाजिद ने भी बहुत अच्छी कर दी थी, मगर उसके बावजूद देखे जुल्म और सितम और गुलामी अवाम ने बर्दाश्त नहीं की। तो ये उनके लिए सबक है कि आप कुछ भी कर लो, आपके मुकद्दर में जिल्लत ही है अगर आप इंसाफ का निजाम कायम नहीं करते तो। और शेख हसीना वाजिद ने तमाम अपोजिशन की जमातों को अंदर किया हुआ था। इन्होंने जो बात की शरीयत और आइन को मिला के, तो सर शरीयत एक अलग है और आइन एक अलग है। आइन के अंदर तो आपके अभी करप्शन के 50 करोड़ की करप्शन जायज करार दे दी गई है, जो कि आपके सामने है कि शरीयत के हिसाब से मुमकिन ही नहीं है। 1 रुपए की करप्शन मुमकिन नहीं है। 1 रुपए की चोरी हो या लाख रुपए की चोरी और उसकी सजा जो है वो शरीयत में मौजूद है। तो हम शरीयत के हिसाब से कितनों को सजाएं दे रहे हैं।
और इसकी इब्तिदा ऊपर से होनी चाहिए, इसकी इब्तिदा ऊपर होनी चाहिए। जिस दिन हमने शरीयत को सिर्फ मुंह जबान से बात करने का जरिया बनाने के बजाय इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया ना, जो जितने भी हमारे यहाँ पे शराबे पीने वाले और शराबे बिकवाने वाले हैं और जितने भी यहाँ पे स्ट्रीट क्राइमर को डिकेट और ये जिनको बनवाने वाले, मैं स्ट्रीट क्राइमर डिकेट को बनवाने के जो जिम्मेदार है, जो मुल्क को लूट रहे हैं, जिसकी वजह से ये वजूद में आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले उनके हाथ काट के अवाम को सबक मिलना चाहिए कि जब ऊपर वाले नहीं बचे तो आप भी नहीं बचोगे। तो शरीयत सिर्फ मुंह जबान से बात करने से शरीयत एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड था कि यार बंगालियों ने अपने ही बानी के मुजस्मे को तोड़ा, मुजस्मे को जूतों के हार पहनाए, ये गद्दार कौम है, इसी ने तो इनको मुल्क आज़ाद करके दिया, आपने ये बानी के ही नहीं है। देखिए ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, ठीक है। अब अगर 100 या 200 बंदों ने मुजस्मा तोड़ा, अब कितने वहाँ पे करोड़ों लोग आबाद हैं, उनमें से कितने के जो हसीना वाजिद के इख्तिलाफ रखते हैं और कितने इख्तिलाफ रखने के बावजूद भी शेख मुजीब को पसंद करते हैं, वो जानते हैं, हम नहीं जानते। सही। तो ये इस पे हम बहस करें, बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें करें तो मेरे ख्याल से वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम अपनी फिक्र करें, हम अपनी फिक्र करें जो ये मुल्क को डुबोए जा रहे हैं, मुल्क को तनज़्ज़ुल की तरफ ले जा रहे हैं और अभी तक कुछ कर नहीं रहे। अब बातों में बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने कहा कुछ कर नहीं रहे। सर बिल मंजूर कर दिया कौमी असम्बली ने, सदर मुमलिकत ने उस पर साइन कर दी, सेनेट में बिल चला गया, जो कि अदलिया की तरफ से आपको मखसूस नशिस्तों पे इंसाफ मिला था, कहीं रिलीफ मिला था, उस पे कानून साजी हो गई है। सर ये मुझे बताएं, 2 वज़ीर-ए-आज़म नाहल हुए थे, अगर इसी तरह कानून बनते तो 2 वज़ीर-ए-आज़म जो नाहल हुए थे ना, तो वो बच जाते पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट बिल पास करके उनको बचा लेती। नहीं तो पार्लियामेंट कानून साजी का इख्तियार रखती है, पार्लियामेंट यही कह रहा हूँ कि वो बचा सकती थी इनको, मगर नहीं बचाया। क्यों? कि अगर वो बचाती भी तो आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के लिए बात हो जाती, जिसको सजा मिल चुकी है उसके लिए नहीं होती। जब एक फैसला हो चुका है तो कानून जो भी बनता है, गलत बनता है या सही बनता है, वो आगे के लिए इंप्लीमेंट होता है, उस वक्त के लिए इंप्लीमेंट नहीं हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप बुलडोज कर दो, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल 100%। इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी की दरख्वास्त दी हुई है, हुकूमत वक्त ने भी दी है, फिर कानून साजी भी हो गई। मैं वही कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो पिटीशन जानी चाहिए, जस्टिस फाइज साहब के ऊपर पिटीशन जानी चाहिए कि भाई इन लोगों ने जो पीटीआई के साथ जुल्म किया है तो वो तमाम पीटीआई के मुकदमात से अलग हो जाए। और उनको मुंह जबानी कई दफा कहा गया मगर ये अलग नहीं हो रहे, तो इसके तो फरीक बनने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से पीटीआई को बुलडोज करने में किरदार अदा किया, तो उसके ऊपर तो क्रिमिनल एक्ट और गद्दारी एक्ट के तहत मुकदमा चलने चाहिए, जो कि नहीं चल रहे। क्या हुकूमत वक्त ने कोशिश तो की है, लेकिन आपको लगता है कि जजेस इसको उड़ा के फेंक देंगे? सर लगता नहीं है, हकीकत है, कैसे मुमकिन है? कल फिर कोई फैसला आएगा हुकूमत के खिलाफ, वो फिर कोई कानून निकाल के बैठ जाएंगे। अब जैसे सजा मिल रही थी नेब से जिनको सजा मिलनी थी वो कानून निकाल के बैठ गए, सजा हो जाती ना इनको तो वो कानून काम नहीं आता इनको। मगर सजा होने वाली थी और कानून निकाल के बैठ गए, जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं। ये बड़ी कानूनी बात है। जब नई असेंबली आएगी तो वो इनकी इसको बुलडोज करेगी, दोबारा मुकदमा खुल जाएंगे। अच्छा शाह साहब, आप पीएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो बॉर्डर पर स्मगलिंग, लास्ट स्टोरी मेरी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए उनसे सवालात हुए, फिर उन्होंने उसके जवाबात दिए, कोशिश की कि मुतमिन कर सकें अवाम को। फिर खित्ते की जो वहाँ सूरत हाल है बॉर्डर पर, अवाम का जो वहाँ रद्द अमल है, उनका ट्रेड होता है, धंधा कारोबार सारा वहाँ की अवाम उसी से चलती है और लाखों में उसकी तादाद है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने वसी तर जंगलात से वो फेंस का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दिया है और हमारी भी ये कोशिश है कि बहुत जल्द हम इस पर रोकथाम कर लेंगे, चाहे वो ऑयल की स्मगलिंग है या दीगर अशिया की। क्या ये गुड साइन नहीं है? सर ये होनी चाहिए कोशिश, और भरपूर तरीके से होनी चाहिए, उसमें मजीद कोशिशों में तेजी लानी चाहिए, बॉर्डर बंद होनी चाहिए ताकि वहां से कम हो और तकरीबन बंद हो जाए वो इंटरफेरेंस। फिर इंटरनली जो है वो सर्च करें और जो मुजरिम है इनको पकड़ें। आप देखें ये जो बात कर रहे थे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे मुसलसल, और झूठ इतना बोल रहे थे कि अब मुझे तो जवाब देने का भी दिल नहीं किया 20 के अंदर में। अगर थोड़ा बहुत झूठ होता है तो बंदा बोलता है चलो जवाब दे दे, चाहे सुधार ले, मगर ये तो सुधारने की हुदूद से भी आगे बढ़ के झूठ बोलने लग गए हैं। अब आप लोग हार गए। अब देखें ये बता रहे हैं कि तोशा खाना और इद्दत का केस,
खान साहब के उनको कुछ नहीं मिला तो दुनिया भर में पाकिस्तान को इन लोगों ने बदनाम करवाया। केस क्या डाला? तोशा खाना और इद्दत का। और तोशा खाना की, इद्दत के केस में माफी भी मांग ली जेल में जाके। और तोशा खाना के केस जो है वो आपको पता है, उसकी पेमेंट की हुई है। तोशा खाने के जो भी चीज तोहफा ताइफ लिया गया है 2% से नहीं, जो 2% दे के इन लोगों ने वहां से तोहफे लिए वो 2% से नहीं बल्कि पूरे 20% से, जिसको इंक्रीज करके खान साहब ने ही किया था। और खान साहब वो बेचारा वजीर आजम जो अपना ही तोहफा अपने ही मुल्क की सड़क बनाने पे इस्तेमाल कर रहा है, और उस पर भी इनको एतराज है। नहीं, मेरा एतराज नहीं है। 190 मिलियन पाउंड पे 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम के लोग चीख रहे हैं कि असेंबली में आए, उससे साइन करवा दिए। 190 मिलियन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए, वो जाके आप सुप्रीम कोर्ट से लें, अगर नहीं निकले तो फिर इसके बाद में आप बात करें। सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए अमाउंट की कोई इनको फिक्र नहीं है कि वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में जमा है, उसकी इनको फिक्र नहीं है, मगर इल्जाम लगाना है क्योंकि इनको झूठ का पलंदा तैयार करना है। चलन झूठ का पलंदा इनको तैयार करना है सर, झूठ का पलंदा तैयार करना। जो झूठ का, आप अपने झूठ की बात करें ना, आप झूठ की बात करें, अपने झूठ की बात करें, जो आप झूठ बोल रहे हो। पैसे कहाँ? 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए। सवाल क्यों कर रहे हैं? वो पूछे जो 190 मिलियन पाउंड का जो पैनल है हमारे वकीलों को पूछे ना, आप सवाल करना सवाल करना आपका हक है। बड़े बड़े लॉयर से सवाल करें 190 मिलियन पाउंड जब सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए उसका जवाब वही देंगे। सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए और 190 मिलियन या नून लीग के नुमाइंदे अगर नून लीग के नुमाइंदे सवाल कीजिएगा, आपको जवाब मिलेगा वहां से। आप वहां से जाके सवाल करेंगे भाई जब सुप्रीम कोर्ट में पड़े तो केस क्यों चल रहा है? आईपीपी से लेके बॉर्डर की स्मगलिंग, हुकूमत वक्त से लेके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम करके फिर अवाम को बता भी रही हैं। अब आपको सुकून है क्योंकि ये इस पे एतराज था, तो गालिबन अच्छे काम की शुरुआत तो हो गई ना, तो अब ठीक नहीं है, या इस पे भी आपका एतराज है? ठीक हो गया, क्या काम हुआ अभी तक? ये आईपीपी के मुआहदे सब कैंसिल हो रहे हैं और बॉर्डर पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर स्मगलिंग की डीजी साहब ने कहा जहां अफगानिस्तान की 1 चौकी, हमने 5 चौकियां बनाई हैं वहां। वेरी गुड, अच्छी बात है, स्मगलिंग बंद होनी चाहिए, मगर प्रैक्टिकली इसके रिजल्ट भी आने चाहिए, क्योंकि ये तो हम बयान पहले भी सुनते रहे कि हम ये स्मगलिंग बंद करेंगे, मगर बंद नहीं हुई और आज भी बंद नहीं है। तो जब बंद हो जाए, मुकम्मल तौर पे इंटरफेरेंस बंद हो जाए, तो हम वेलकम कहेंगे, हम नारे जिंदाबाद के नारे भी लगाएंगे भाईजान। मगर जब कुछ होगा फिर, अभी तक सिर्फ हम बातें सालों से सुनते हुए आ रहे हैं कि ये करेंगे, यूं करेंगे, वैसे करेंगे, मगर होता हुआ कुछ नजर नहीं आया। आईपीपी में कौन कौन इन्वॉल्व है, इनके नाम क्यों अभी तक शाया नहीं हुए? इनके मुकम्मल नाम क्यों नहीं कौम को बताया जा रहा है? अभी तक मुकम्मल नाम किसी ने नहीं लिए, मुकम्मल नाम बताने चाहिए ना, किसी ने नहीं लिए, या जानने देने वालों ने भी नहीं लिए। अफसोस की बात है, नहीं पता बेचारों को कि आईपीपी में कौन कौन बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है, जो भी बड़े नाम है वो कौम के गद्दार है, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। लास्ट जिसने एग्रीमेंट किए थे, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे कोई और हो, उसको भी सजाएं मिलनी चाहिए। हाँ, लास्ट में 77वीं पाकिस्तान की सालगिरह है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देंगे नौजवानों को 14 अगस्त के मौके पर? 3 दिन 4 दिन रह गए, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं अपने प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया था। बन गया था, अच्छा, आजाद नहीं हुआ था। तो अभी भी आजाद पाकिस्तान में आप नहीं बैठे? मैं आजादी मना रहा हूं। अच्छा, मैं आजादी मना रहा हूँ, आजादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाऊंगा, शुक्र, मगर मैं अपने आप को आजाद नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहे आप आजाद? आप आजाद रियासत में सांस ले रहे हैं, राह के एजेंडे में चल रहे, आजाद कहाँ हुए? देख लें, जब ड्यूटी किसी और की कर रहे हैं, ऐसे लोग हुकूमतों में किसी और की कर रहे हैं, ऐसे लोग हुकूमतों में मौजूद हैं, ड्यूटी किसी और की कर रहे हैं, ये दिन होगा ना, झूठे मामा जो कौम के पसंदीदा वज़ीर आज़म के 200 केसेस कर रहे होंगे, कैसी बात कर दी सालों से खवातीन को जेलों में बंद रख के जुल्म और सितम के पहाड़ गा रहे होंगे और लोगों को गायब कर रहे होंगे और कह रहे कि हम आजाद हैं।
अरे भाई लोगों को गाय करना बंद करो, खवातीन को जो झूठे मुकदमा कहेंगे वो झूठे मुकदमा खत्म करो, और कौम को जो डुबोने के मुआहदे किए गए उनको सरेआम सजाएं दो, कौम की मालियात जो लूट रहे हैं उनको सरेआम सजाएं दो। अगर बानी पीटीए ने बोल दिया कि आजादी मनाओ, फिर आप मनाएंगे? हम तो वैसे ही कि आजादी तो मनाएंगे सर। अच्छा, मनाएंगे। आजादी नहीं मनाएंगे, मगर आजाद नहीं है, आजाद नहीं है, फिर आजादी जो आजादी हमारे जो हाथ बंधे हुए ना, वो हाथ भी खुलेंगे और इंशाल्लाह खोल दो इनके, जीएच के ऊपर हमला करेंगे। ये लुटेरों, ये क्यों लुटेरों की तरफ से ये नून लीगी, ये नून लीगी का काम यही है, इनको पहचान ही नहीं है, जिनके मिनिस्टर ने नहीं पहचाने, इतना के जुर्म किया है कि खान साहब के ऊपर अटैक हमने किया था, रेंजर्स को हमने भिजवाया था, सुप्रीम कोर्ट में गैर आईनी और गैर आईनी, ये उसी नून लीग का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि फौज और पीटीआई आपस में लड़े और ये हलवे मांडे खाते हैं, पाकिस्तान से यही है कि फौज और अवाम लड़े और ये पीछे हलवे मांडे खाते हैं। ये फार्म 47 की पैदावार थे हैं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या क्या हो रहा है ये तो बताएं भाई। आप इंतशारी हो क्यों बीच में? पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या काम हो रहा है तो बताएं। डेमों की तामीर के ऊपर काम आप लोगों ने रोक दिया, की तरक्की को डेमों की तामीर के ऊपर काम आपने बंद किया, आपको नुकसान तरक्की का क्या प्रोग्राम क्या प्रोग्राम लाए? चौथी शादी करवा दो आप, पीटीआई के चेयरमैन को आप बताएं क्या प्रोग्राम लाए? तबाही के लिए तबाही होती है, आपके तो हर प्रोग्राम में तबाही होती है। आप बताएं तो मैं आपको बताऊं क्या क्या तबाही है।